जी, कोई सवाल हो तो पहले पूछ लीजिए। हमने लास्ट क्लास में फीचर्स ऑफ ए कंपनी पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट कि कंपनी कैसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसके बैकग्राउंड में रीज़न पढ़ी सारी, और फिर हमने उसके इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होने की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उस सब को देखा। फिर हमें ये भी देखे कि ऐसा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होने की वजह से कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, ठीक है, और वो काम कैसे करती है उसको देखा। तो ये हमारे पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हमने अंडरस्टैंड किया। जी, आपको कोई सवाल है तो पहले सवाल पूछ लीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.1 कर लिया था, ठीक है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फिर एज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हमारे पास कंपनी क्या क्या चीज़ें एक्सरसाइज कर सकती थी, हमने वो तमाम देखा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि जी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनालिटी क्या होते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर वो सवाल भी पूछता है। ठीक है जी, फिर हमने देखा कि जी कंपनी कैसे शेयर्स लेती है, कंपनी का शेयर कैपिटल क्या है, मेंबर से क्या मुराद है, ओनरशिप ट्रांसफ़र से क्या मुराद है, परपेचुअल सक्सेशन से क्या मुराद है, ये तमाम चीज़ें हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.3 तक देखी थी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी से पहले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम चलते हैं बेसिक डेफिनेशंस की तरफ। अच्छा, डेफिनेशन से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ कंपनी का है, इसको देख लेते हैं और उसके बाद डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। और फिर ये जो हमारे जो मैं चीज़ें स्किप करवाती जा रही हूँ इसको हम सारों को करेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ। ठीक है जी, सबसे पहले वो कहता है कि जी कंपनी के ऊपर कोई भी लॉ एंड गवर्नेंस क्या है, यानी क्या रूल लगेगा। ठीक है, इसको देखते हैं। आज है जनाब 11 मई 2024। लॉ एंड गवर्नेंस। ठीक है जी, अब लॉ एंड गवर्नेंस से मुराद के सबसे पहले कि जी कानून। लॉ तो आप जानते हैं इसका मतलब ही कानून होता है। ठीक है, एंड गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस क्या कहते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को जब आप कंट्रोल करते हो, किसी अथॉरिटी के अंदर होना। ठीक है, किसी किसी प्रॉपर तरीके के साथ चलना। ठीक है, कोई मेथडोलॉजी के तहत चलना। ठीक है, किसी पॉलिसीज के तहत चलना, किसी सिस्टम के तहत चलना, इसे गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी फलाने शहर का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर से मुराद क्या होता है कि भाई कोई कानूनी वहाँ पे सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे जो एक सिस्टम होना चाहिए था वो अभी एप्लीकेबल नहीं है, लोगों सिस्टम को मान नहीं रहे। तो कंपनी का क्या कानून होगा, कंपनी के ऊपर कैसे गवर्नेंस की जाएगी, उसके ऊपर क्या अथॉरिटी होगी, किस मेथोडोलॉजी के तहत, किस पॉलिसीज के तहत, किस सिस्टम के तहत, ये देखने की ज़रूरत है। तो लॉ हमारे पास क्या है? लॉ जिसको फॉलो करना है, आपको मालूम है कि हम किसको करें, कंपनीज एक्ट 2017 को। ठीक है, अब क्या सिर्फ कंपनीज एक्ट 2017 को कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। अगर हम देखें कि खुद कंपनीज एक्ट 2017 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तमाम कंपनी फॉलो करेंगी कंपनी लॉ। अब मुझे बताएंगे कंपनी लॉ और कंपनीज एक्ट में आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा? What would be the difference between these two? जी, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ? क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों मुख्तलिफ है, इनसे क्या मुराद है? जी सरमत।
सेम है? ये सेम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेम नहीं है। सेम कैसे नहीं है? बिजनेस लॉ की किताब पढ़ी थी आपने? किताब का नाम था बिजनेस लॉ, लेकिन उसके अंदर आपके पास चार पांच लॉ थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऐसा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसी तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है, फिर आर्बिट्रेशन एक्ट था। ठीक है, और भी काफी सारे थे। तो बिजनेस लॉ क्या है? बिजनेस लॉ क्या थी? एक ब्रॉडर टर्म थी जिसके अंदर बहुत सारे लॉज आ रहे थे। सही। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट बिजनेस लॉ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिजनेस लॉ है। लेकिन क्या बिजनेस लॉ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्या बिजनेस लॉ सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट है? नहीं। क्या बिजनेस लॉ सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है? नहीं। ये तो सारे को मिला लो। तो इसी तरह कंपनी लॉ क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे लॉज आते हैं। ठीक है, इवन कंपनी एक्ट 2017 भी आता है। सही है, तो इसका मतलब है कंपनी एक्ट 2017 कंपनी लॉ है। लेकिन कंपनी से लॉ से मुराद सिर्फ कंपनी एक्ट 2017 नहीं बल्कि और लॉज भी है। यहाँ पे बात समझ आइए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, अभी हम बेसिक कंपनी लॉ की लैंग्वेज की तरफ नहीं गए डेफिनेशन के लिए। सिर्फ आपको अगर कभी एग्जाम में पूछे तो याद हो। ठीक है, सिर्फ एक ट्रिप आपको टिक बताइए कि जैसे बिजनेस लॉ से मुराद बहुत सारे फर्दर लॉज थे, इसी तरह कंपनी लॉ के अंदर भी बहुत सारे फर्दर लॉज आते हैं। तो कंपनी लॉ एक बड़ी टर्मिनोलॉजी हो गई है, लेकिन वो जो फर्दर लॉज आते हैं कंपनी लॉ में, उसके अंदर कंपनी एक्ट 2017 भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी एक्ट 2017 कंपनी लॉ की डेफिनेशन के अंदर आता है। लेकिन कंपनी लॉ से मुराद सिर्फ कंपनी एक्ट 2017 नहीं बल्कि और लॉज भी है। जी, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सरमन? आगे चलें। ओके गुड। चले जी, अब जरा हम देखते हैं डेफिनेशंस की तरफ। जी, सबसे पहले कंपनी लॉ की डेफिनेशन को ही देखते हैं। पढ़े जरा खुद। पढ़ने के बाद डन का मैसेज कीजिए ताकि फिर मैं खुद पढ़ूं। जी, पढ़ने के बाद डन का मैसेज कीजिए। लर्न भी कर ली, वेरी गुड। अच्छा जी, अब समझते हैं। कंपनी लॉ से मुराद क्या है? कहते जी कंपनी लॉ से मुराद है, रिपील्ड का क्या मतलब होता है? रिपील्ड का मतलब होता है मनसूख हुआ हुआ। मनसूख किस किस चीज को कहते हैं? जो कि कैंसिल हो जाती है। ऐसे कोई लॉ था और फिर कुछ उसके बाद वो मनसूख हो जाए, खत्म हो जाए। इसका मतलब है कि एक लॉ था हमारे पास, कंपनीज एक्ट 1913 1913 का, जब यानी कि पाकिस्तान भी नहीं बना था। ठीक है, फिर उसके बाद जनाब एक और एक्ट आया, कंपनीज ऑर्डिनेंस। तो बताएगा ये ऑर्डिनेंस और एक्ट में डिफरेंस क्या है? 1984। जी सर, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट?
पता नहीं, अल्लाह का नाम ले भाई, अभी तो कंपनी बिजनेस लॉ आपने पास किया है। ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट बनाता होता था, याद है कि जब आपकी नेशनल असेंबली और जो क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली और जो सेनेट है वो इन एक्शन ना हो, तो हमने कहा था कि जो प्रेसिडेंट है वो भी क्या कर सकता है, बना सकता है कानून। जो वो कानून बनाता है उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। काइंडली जस्ट गिव मी अ मिनट, जब तक आप कंपनी लॉ और कंपनी, ओके जी, अच्छा जी। सो हम कंपनी लॉ की डेफिनेशन को देख रहे थे। तो कंपनी लॉ की डेफिनेशन में मैंने कहा कि हमारे पास जितने कंपनीज एक्ट 2017 नाम से पता चल रहा है कि बड़ा रीसेंट है, 2024 चल रहा है, ठीक है। उससे पहले यानी कि कंपनी लॉ से मुराद क्या है, इसके अंदर कंपनी एक्ट 2017 और इससे आने वाले पुराने जितने भी लॉज हैं जो कि कंपनी से रिलेटेड थे, कंपनीज एक्ट 2017 भी इसी में शामिल है। कंपनीज एक्ट 1913 यानी कि इंडिपेंडेंस से भी पहले का, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ठीक है, और उसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के बाद आया कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। एक बहुत लंबे गैप के बाद, ठीक है, आपके पास यानी कि 1984 से अगर आप देख लें कि 2016, तो एक बहुत बड़े गैप के बाद ये न्यू लॉ आया, ठीक है। तो अब कंपनी लॉ से मुराद हमारे पास क्या है, कंपनीज एक्ट 1913 जो कि रिपीट हो गया था, मनसूख हो गया था। जिसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 बना, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 बना, और उसके बाद है जनाब कंपनीज एक्ट 2017। तो ये सब है कंपनी लॉ, ठीक है, यानी कि कंपनी से रिलेटेड जितने लॉज बने वो सब कंपनी लॉ कहलाएंगे। अब कंपनी क्या है, अगर हम कंपनी की डेफिनेशन को देखें, जो कि मैंने आपसे कहा था आपने देखी भी किताब से, आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कंपनी किस चीज़ को कहेंगे। अब एक चीज़ बड़ी आपने याद रखी है, अभी आप टैक्स भी आपने स्टार्ट किया होगा, तो टैक्स की भी इसी तरह फर्स्ट 2 क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे भी आप बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हो, और वहाँ पे भी कंपनी की डेफिनेशन आएगी। याद रखिएगा कि हर लॉ अपनी डेफिनेशन बताता है। सर टैक्स के अंदर पर्सन की डेफिनेशन कुछ और होगी, कंपनी एक्ट 2017 में पर्सन की डेफिनेशन कुछ और होगी, कंपनी की डेफिनेशन कंपनी टैक्स में कुछ और होगी, कंपनीज एक्ट 2017 में कुछ और होगी, ठीक है। क्यों, हर टैक्स हर लॉज अपने तरीके के मुताबिक चल रहा है, वो अपनी तरह चीज़ों को डिफाइन करेगा, सही है। तो कंपनी से मुराद क्या, कहते हैं कंपनी से मुराद क्या है, कोई भी ऐसी कंपनी जो बनी हो, जो रजिस्टर हो, किसके तहत, कंपनीज एक्ट 2017 के तहत या कंपनी के तहत। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सपोज और कंपनी लॉ लगाने की ज़रूरत क्यों पैदा हुई, कि सपोज एक कंपनी बनी थी जो कि मतलब हमने कहा 2017 से पुरानी है, तो 2017 से पहले की कोई भी कंपनी हो तो वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनती होगी, ऐसा ही है। सपोज 2015 में एक कंपनी बनाई, ठीक है, मैं एक कंपनी बनाती हूँ, उसका नाम रख देती हूँ एबीसी लिमिटेड। तो उस वक्त क्या था, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, तो 1984 कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसके तहत मैंने कंपनी बना ली। अब क्या हुआ, 2017 के अंदर नया कंपनीज एक्ट 2017 आ गया। जब नया आ गया कंपनीज एक्ट, तो उसका क्या मतलब, क्या पिछली तमाम कंपनीज अपने आप को दोबारा रजिस्टर करवाएं कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। तो इस मुश्किल से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे लगाया कि वो कंपनी जो कंपनी लॉ के तहत पे रजिस्टर है। अब कंपनी लॉ से मुराद क्या है, कि कोई भी पुराना कंपनी एक्ट, चाहे वो 1913 क्यों ना हो, चाहे वो 1984 ही क्यों ना हो। जी, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर, मैं, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कंपनी और कंपनी लॉ का?
अच्छा, अब मेरा अब यहाँ से एक और सवाल है सर, मैं कंपनी लॉ की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है एंड ऑल्सो इंक्लूड्स कंपनीज एक्ट 2017 अनलेस द कंटेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, इसका क्या मतलब होगा? आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? जी, अनलेस द कंटेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग करें, अनलेस, जब तक के, द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट क्या है कि जो भी सिनेरियो आप पढ़ रहे हैं, प्रोवाइड्स अदरवाइज, वो कोई और चीज कोई और सिचुएशन ना बता दे, यानी कि जो आप सिचुएशन पढ़ रहे हो, अगर उसके अंदर कोई और सिनेरियो कोई और बात बताई जा रही है, इसका मतलब है। अब मतलब कि कोई और लॉ ना हो, तो ये सिचुएशन यहाँ पे उन्होंने ये लाइन क्यों लिखी? ये लाइन इसलिए लिखी है बच्चे, इधर जरा गौर कीजिएगा। उसने कहा कि जी कंपनी लॉ की डेफिनेशन के अंदर ये सब बातें, ठीक है, ये चार चीजें आती हैं। फिर जब उसने कंपनी की डेफिनेशन बोली, अब यहाँ पे बात जो है ना सारी सुनने वाली है, उसमें उसने लिखा कंपनी फॉर्म्ड, ठीक है, जो बनी हो एंड रजिस्टर की हो, किस कानून के तहत? कंपनीज एक्ट 2017 के तहत या कंपनी लॉ के तहत? तो अगर मैं इस कंपनी लॉ की डेफिनेशन के अंदर ये तमाम चीजें डाल दूं जो लिखी हुई है कि भी हो सकता है, इसके तहत हो सकता है, इसके तहत, इसके तहत, इसके तहत, तो क्या हुआ? कंपनीज एक्ट दो दफा रिपीट हो रहा है, एक दफा, दो दफा, ऐसा है क्या? नहीं, दो दफा रिपीट हो रहा है, यानी कि कंपनी की जो डेफिनेशन है उसमें जो कंपनी लॉ का जो पोर्शन है, अगर मैं सारा ये जो कंपनी लॉ के से मुराद जो लॉज है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूं यहाँ पे, हमने कहा ये तो दो दफा रिपीट हो रहा है, इसी वजह से, उसकी रिपीटिशन की वजह से उसने कंपनी की लॉ डेफिनेशन में लिखा ऑल्सो इंक्लूड्स, कि इसके अंदर कंपनीज एक्ट 2017 भी शामिल है, अनलेस द कंटेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, अनलेस एंड अनटिल, अगर सिचुएशन के अंदर किसी भी पोर्शन के अंदर कंपनीज एक्ट 2017 का जिक्र मौजूद है, ठीक है सर, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में कंपनीज एक्ट 2017 जिक्र लिखा हुआ है, तो फिर कंपनी लॉ की उस डेफिनेशन के अंदर जिक्र बेशक ना हो 2017 का, क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है? ताकि दो दफा रिपीट ना हो। या अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर कंपनी लॉ की डेफिनेशन के अंदर कंपनीज एक्ट 2017 भी आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंपनीज एक्ट 2017 अगर कहीं पे उसका जिक्र नहीं हो रहा तो फिर कंपनी लॉ की डेफिनेशन में कंपनी एक्ट 2017 भी आएगा। बात समझ गए कि अगर मैं इस लाइन का मतलब बता रही हूँ आपको दोबारा, अगर किसी सिचुएशन में कंपनीज एक्ट 2017 का जिक्र नहीं हो रहा, सिनेरियो में उसका नाम नहीं आ रहा, तो कंपनीज एक्ट 2017 भी कंपनी लॉ की डेफिनेशन में आएगा। इस लाइन का इतना सा आसान सा मतलब है जी। क्या ये बात क्लियर है सरमत? आगे चलें। ठीक है, अगर कहीं पे कोई सिचुएशन कोई बात क्लियर नहीं होती है तो आपने लास्ट में पूछना है कि नहीं क्लियर हुई, ठीक है, आई एम हियर, ठीक है, मैं आपको रिपीट करवाऊंगी, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है जनाब बॉडी कॉर्पोरेट की। अब बॉडी कॉर्पोरेट से क्या मुराद है? अब अगेन ये जिस तरह कंपनी लॉ की डेफिनेशन थी ना, इसी तरह की डेफिनेशन एक और आ गई। क्यों? ये क्या है, एक जनरल टर्म है, जिस तरह हमने मेंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है,
मेंबर की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि मेंबर से मुराद सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम में वो लोग जिन्होंने अहद किया था कि हम इस कंपनी को बनाएंगे, वो लोग या वो लोग जिनको शेयर्स अलॉट हुए, जिनको पहली दफ़ा शेयर्स मिले, या वो लोग जिन्होंने शेयर्स परचेज किए, या वो लोग जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एज अ मेंबर लिखा हुआ है। जिनको शेयर्स अलॉट या परचेज होते हैं उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर। तो यहाँ से हमें पता चला कि जनाब हर शेयर होल्डर मेंबर तो हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर मेंबर भी शेयर होल्डर हो। तो इसी तरह बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद है हर तरह की कंपनी, हर तरह की कंपनी। कंपनी से क्या मुराद था? वो जो फॉर्म्ड हो, रजिस्टर हो एज पर कंपनीज एक्ट 2017, ऐसा ही है, या फिर कंपनी लॉ। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं बात कर रही हूँ हर तरह की कंपनी, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें वो कंपनी भी आएगी जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत बनी होगी, ऐसा ही है। ये वो कंपनी भी आएगी जो किसी और फिर कानून की तरह तहत बनी होगी, ऐसा ही है। फिर हमने कहा ऐसा भी हो सकता है वो कंपनी भी है जो पाकिस्तान में बनी ना हो, यानी कि कोई बाहर की कंपनी हो, फॉरेन कंपनी, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने कहा हर तरह की कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जी हमारे पास सिर्फ एक कंपनीज एक्ट 2017 तो नहीं, वो भी बहुत सारे कानून हैं, SCCP के कानून हैं, हमारे पास बैंक के कानून है, स्टेट बैंक के कानून है, और इंश्योरेंस के हैं, और हजार चीज़ें। तो क्या वो हर तरह की कंपनी का नाम लेके बात करें? सही है कि जी वो कंपनी जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत बनी है, वो कंपनी जो SCCP में रजिस्टर हुई है, वो कंपनी जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत बनी है, वो कंपनी जो इंश्योरेंस के तहत बनी है, ठीक है। हमने कहा हम ऐसा करते हैं, जो कंपनीज का कलेक्टिव नाम रख लेते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, जिसमें हर तरह की आ जाएगी कि वो जो कंपनी एक 2017 के तहत बनी, जो किसी और लॉ के तहत रजिस्टर हुई, जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर की है, उन्हें जिसका नाम बॉडी कॉर्पोरेट रख लेते हैं। ऐसी तमाम कंपनीज को बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। अब देखिए इसमें मजे की बात कि जनाब हर कंपनी जो 2017 के तहत बनी, रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट 2017, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन क्या हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनने वाली कंपनी है? नहीं, वो तो किसी और लॉ के तहत बनने वाली भी है, वो फॉरेन कंपनी भी है। बात क्लियर हुई है? चले जी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ, यानी कि वो कंपनी जो 2017 या कंपनी लॉ के तहत बनी। या कंपनी लॉ से मुराद क्या है? हमारे पास ये डेफिनेशन थी, कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड 2017 भी शामिल है। वो कंपनी जो मुल्क से बनी हो, यानी कि पाकिस्तान से बाहर बनी हो, या वो कंपनी जिसको उसके रेलेवेंट स्टैट्यूट ने, यानी कि किसी भी लॉ कह दिया हो कि तुम क्या हो, तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो। कोई भी रेलेवेंट स्टैट्यूट कहता है कि ये जो एक हमने बॉडी बनाई है इसको बॉडी कॉर्पोरेट कहोगे। हमने कहा ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। माइक कब ओपन होगा? आई गेस एक मिनट जरा, मैं चेक करती हूँ क्या ये अभी हो सकता है। आई गेस मंडे से ओपन होगा।
एक मिनट। जी, ज़रा अपना माइक ओपन करने की कोशिश कीजिए, हो रहा है? जी सरमन, चेक करते हैं क्या आपका माइक ओपन हो रहा है? मंडे से इंशाल्लाह हो जाएगा आपका माइक ओपन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी लिख लीजिए। एक मिनट, अब चेक कीजिए। जी, अभी मैंने किया है। यस मैम, अब हो गया। हाँ जी, गुड। जी, कोई सवाल है तो पूछिए। नो मैम, सवाल नहीं है, वैसे ही वो टाइपिंग करने में थोड़ी मुश्किल होती थी तो मैंने। चलो, मैंने अभी ओपन कर दिए आपका माइक। ठीक है, अभी आप बेशक इसको म्यूट कर दें। जब आपने ताकि डिस्टॉर्शन है, जब आपने सवाल पूछना आप इसको अनम्यूट करके आप सवाल पूछें। अच्छा, एक एक सवाल मेरा अब यहाँ से है कि हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। दो चीज़ें जो थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। पहली चीज़ कि अगर आपकी क्लास जो फ्राइडे को क्लास होनी है, ठीक है, फ्राइडे की बजाय अगर हम इस क्लास को संडे पे रख लें तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये मैम हो मुझे सकता तो है? कोई, यस मैम हो सकता है, मुझे कोई इशू नहीं। ओके, ठीक है, चलेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो पूछनी थी कि मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि पहले मैं इस तरह ये आपके सामने जो पेंट की स्क्रीन है इसके ऊपर कॉन्सेप्ट समझाती हूँ और फिर हम किताब की तरफ जाते हैं हमेशा। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ फिर किताब की तरफ। मैं ये जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हैं उसको मेरे पास बनी हुई है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बिलीव और मैम जो जिस तरह साइंटिफिक रिसर्च साबित है कि अगर आप बोर्ड पे जो चीज़ लिखें वो उसकी रिटेंशन ज़्यादा होती है। तो व्हाट यू सजेस्ट, शुड वी स्विच टू पीपीटी और ये बोर्ड वाला चीज़ सही है? मैम इसमें आपको जिस तरह आप पढ़ा रही हैं अभी बिल्कुल ठीक है, इस तरह ही चलने दें, कोई ओके, मसला ठीक है। स्क्रीन आपके साथ क्लियर है, कोई इशू तो नहीं? नहीं। नो मैम, कोई इशू नहीं। ओके, आप लैपटॉप पे इसको देख रहे हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं? लैपटॉप पे देख रहा हूँ। ओके, परफेक्ट, लैपटॉप पे परफेक्ट है। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो हमने डेफिनेशन में देखा कि जी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या है, हर तरह की कंपनी शामिल हो जाती है। चाहे वो कंपनी एक 2017 के तहत बनी हो, चाहे वो किसी और लॉ के तहत बनी हो और उस लॉ ने भी तुम बॉडी कॉर्पोरेट कहलाओगे, या वो कोई फॉरेन कंपनी हो। ठीक है, हमने कहा ये सारी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। और मैंने आपकी इसकी ज़रूरत भी बता दी कि ये क्यों बनी थी कि भाई ताकि एससीसीपी ने कोई रेगुलेशंस बनानी हो तो ये ना हो कि जी ये अपनी भी ये वाली भी, उसने का एक जनरल नाम दे दिया कि भाई आप सबको बॉडी कॉर्पोरेट कह दो। तो जब वो सबको बॉडी कॉर्पोरेट कह देगा तो इसका मतलब हमें समझ आ जाएगा कि भाई कंपनी एक्ट 2017 के तहत वाली भी, इसके अलावा किसी और लॉ वाली भी और मुल्क से बाहर बनी वाली कंपनी तमाम इसमें शामिल है। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस भी हैं, भाई इनको बॉडी कॉर्पोरेट ना कहना। ठीक है, पहले मैं आपसे कहूंगी कि ये सेकंड वाली एक्सेप्शन पढ़ें, इसकी जरा अंग्रेजी पढ़ें और मुझे बताएं कि पहली दफा रीड करने पे आपको क्या समझ आती है कि जी इसका ये मतलब है। बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। को अब जिस तरह कॉमा से ब्रेक हुआ वो पढ़ा है ना, इस तरह पढ़ेंगे तो फौरन समझ आ जाएगा। मैम मेरे मुताबिक वो कह रहा है जी, भी कोई भी एंटिटी जो कि कंपनी एक्ट में मतलब डिफाइंड नहीं की गई वो, या फिर जो भी किसी और लॉ में बनी है ना, वो अगर फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन से बता दिया कि मतलब अब इस बिहाफ में भी वो कंपनी नहीं रही, लॉ चेंज हो गया है शायद,
तो फिर भी वो मैं नहीं होगी। आपने आधी बात सही बताई है, आधे एंड पे जाके जो है ना, आपने उसको थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, बाकी शुरू वाली बात आपकी सही थी। इससे मुराद क्या है? वो कहता है कि जी बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद थी ये तीन चीजें। वो जो कंपनी एक 2017 के तहत बनी हो, वो जो किसी और लॉ ने कह दिया हो कि तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो, वो जो फॉरेन कंपनी है। उसके बाद वो कहता है एनी अदर एंटिटी। अब जरा गौर से सुनिएगा, कोई भी और एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017। इसका मतलब है इसके अलावा, ये शामिल नहीं है, इसके अलावा कोई और एंटिटी जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत ना बनी हो, तो फिर पीछे कौन सी रहेगी? वो जो किसी और लॉ के तहत बनी हो, वो जो पाकिस्तान से बाहर बनी हो, ये दोनों रहेगी। ठीक है। वो कहता है यानी कि कंपनी एक्ट 2017 इसमें शामिल नहीं है। अगर कोई भी कंसर्न्ड मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट वो कह दे, क्या कह दे, एक नोटिफिकेशन इशू करे और उस नोटिफिकेशन में लिखा हो कि भाई ये जो एंटिटी है इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। अब वो कौन सी दो हो सकती हैं? वो ये दो ऑप्शन है। ऑप्शन उसने कहा ये नहीं हो सकता, जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत बनी है उसको नहीं आप ये कह सकते कि भाई तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, वो है। लेकिन ये जो दो नीचे बताए हैं, यानी कि कोई फॉरेन कंपनी है, कोई भी बाहर बने, सपोज एक यूके में एक कंपनी बनी थी, तो हमारे एक मिनिस्टर जो है फेडरल गवर्नमेंट के, वो कहते हैं कि भाई वो यूके वाली जो कंपनी है ना, उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझना, नहीं समझेंगे। वो कोई कंपनी जो किसी और लॉ के तहत बनी हुई है, एक मिनिस्टर साहब कहते हैं भाई उसको बॉडी कॉर्पोरेट की में नहीं कहना, तो हम कहेंगे ठीक है आपकी बात, सर आंखों पे नहीं कहेंगे। अब दोबारा अंग्रेजी पढ़े। जी पढ़िए जरा अंग्रेजी दोबारा। ठीक है, एक दफा फिर एक्सप्लेन करती हूँ। कहता है एनी अदर एंटिटी, कोई भी और एंटिटी जो कि जिसको, हमने कहा इसमें एक्सेप्शन क्या है, उसने कहा किसी भी लॉ के तहत अगर किसी एंटिटी को कंपनी कहा हो, तो वो नहीं भाई। यानी कि किसी भी लॉ के तहत, उसमें कंपनी एक्ट 2017 भी शामिल है और कोई और लॉ भी शामिल है जिसके तहत उस एंटिटी को अगर नाम दे दिए कंपनी का, कहते वो नहीं। उसके उसके अलावा, तो उसके अलावा हमारे पास ये दो ऑप्शंस रहते हैं, एक फॉरेन कंपनी रहती है और एक जो किसी स्टैट्यूट के तहत बनी हो, किसी और लॉ के तहत बनी हो। हमने कहा उसको अगर मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कह दे, एक नोटिफिकेशन इशू करके कह दे कि तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, तो हम कहेंगे ठीक है तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। इसको समझने के लिए ये जो एनालिसिस है, इसके अंदर एक लाइन है जिससे बड़ा क्लियरली समझ आता है, वो ये जो लास्ट लाइन है इसको पढ़े। पढ़ने के बाद डन का मैसेज कीजिए कि जी समझ आ गया। पढ़ लिया है मैं। चलिए चलें। अब इसकी दूसरी एक्सेप्शन पढ़ते हैं जो कि बड़ी आसान सी थी, सिंपल है, कि जी कोई भी कोऑपरेटिव जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ के तहत बनी हो, उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है? कभी देखे ना, कुछ इलाके की एक अपनी सोसाइटी बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कोई डीएचए है की एक सोसाइटी बन गई है कि जिसमें लोगों के अफेयर्स डिस्कस होते हैं। ये क्या होते हैं? यूजुअली ये लोग बनाते हैं मिलके, जो एक इलाके के जो बड़े लोग होते हैं वो सोसाइटी बनाते हैं। जी पानी के मसले के हल की सोसाइटी है, इलाके के सेफ्टी की सोसाइटी बना ली आपने। ठीक है, इस तरह आपने कोई बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग की सोसाइटी बना ली।
कि जी बच्चों को ऐसा, हमने कहा एक सोसाइटी ले लिया जी, हज़ारा वेलफेयर सोसाइटी, कि जी हज़ारा के लोगों की हेल्प करने के लिए सोसाइटी बनी हुई है। कोई हाउसिंग सोसाइटी ले लें इसके अंदर, ठीक है जी, एबीसी हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। तो हमने कहा ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या मुराद है, कि इसको लोग बनाते हैं, पीपल बनाते हैं, किस चीज के लिए बनाते हैं, किसी वेलफेयर के काम के लिए, ठीक है। जैसे होना होता है ना, अंजुमन ने फलानी, ठीक है, नाम सुने होंगे आपने इस तरह। कब्रिस्तान की सोसाइटी, जिन लोगों से कब्रिस्तान के पैसे लिए जाते हैं, आपके इलाके में भी जहाँ आप रहते होंगे कोई ना कोई या तो किसी सोसाइटी में रहेंगे या इस तरह की किसी ना किसी चीज से आपका कंसर्न हो पड़ता ही है, ठीक है, समझ आई। तो हमने कहा सोसाइटीज जो है ना, उसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं लेके आना, चाहे उनका पर्पस कुछ ही हो, चाहे वो पर्पस एजुकेशन हो, चाहे वो पर्पस हाउसिंग हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो सेफ्टी की हो, ठीक है। कोई नाम लेते हैं किसी सोसाइटी का, कोई एग्जांपल देते हैं जी। मैम क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैंने कहा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम लेते हैं, कोई एग्जांपल देते हैं। मैम कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम तो नहीं, मतलब वही जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है वही होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम तो मुझे नहीं सही, पता। चलें कोई इशू नहीं। सही है, तो हमने कहा वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट होगी, लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 के तहत हमने कहा हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे, ठीक है, बात समझ गए। एग्जाम्पल 5 पढ़िए, एग्जाम्पल 5 पढ़िए। पढ़ने के बाद बताएंगे मैम पढ़ लिए, क्लियर हो गया। यस मैम पढ़ लिया, बट वो एंड से थोड़ा बताइएगा भी। बॉडी को शुरू में वो कह रहा है भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरली अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्योंकि कंपनी। कंपनीज एक्ट ने एक्सेप्शन दी है ना, हो सकता है टैक्स के लिहाज से वो फिर भी उसने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में डाला है, यस मैम। हो सकता है अब किसी और लॉ के तहत बॉडी को, लेकिन कंपनीज एक्ट के तहत हम उसे नहीं कहेंगे, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद है हर तरह की कंपनी। लेकिन कंपनीज एक्ट ने जब कह दिया कि नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे, हो सकता है टैक्स या किसी और इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, आपका बैंकिंग है उसके लिहाज से हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी इसमें डाल दिया, लेकिन कंपनीज एक्ट के तहत। एग्जाम्पल 6 पढ़िए। यस मैम ये क्लियर है। क्लियर है। तो क्या कहते हैं कि यस। कंपनी है ओरिजिन कॉर्पोरेशन, ठीक है, और वो मुल्क से बाहर बनी है, यानी कि यूएसए में बनी है। तो जब यूएसए में बनी है तो हमें ये समझ आ गई कि भाई क्योंकि कंपनीज कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में क्या था, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर एज पर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2017 यूएसए में तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, इसका मतलब है ये कंपनी नहीं है। फिर हमने कहा जी ये फिर बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में तो हर तरह की कंपनी भी आती है, फॉरेन भी आती है, लेकिन क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट थी, लेकिन मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझना, इट शैल नॉट बी कंसिडर एज बॉडी कॉर्पोरेट। तो हमने कहा ठीक है अब तुम बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि कंसर्न मिनिस्टर ने कह दिया, तो ये एक्सेप्शन थी। क्लियर हो गया, यस मैम ठीक है। क्लियर। यस। अच्छा, कल सेम टाइम पे आपकी क्लास होगी, ठीक है, ओके मैम। सही है, क्लियर है, कोई इशू तो नहीं।
यस, नो ठीक मैम, है। कोई इशू वैसे नहीं। मैं सैटरडे की क्लास को ऑफ करती हूँ, लेकिन अभी हमारा ये जो मंथ चल रहा है मई का, ठीक यस है, मैम। हम इसमें सैटरडे की क्लास लेंगे। जब हमारा एक एम्पल सिलेबस हो जाएगा तो फिर हम इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक। सही है कि अभी स्टार्ट के दिन है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम सैटरडे की क्लास लें, तो जब हमें एक एज हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह, हम थर्ड चैप्टर कर लेते हैं इस तरह, तो फिर हम सैटरडे की क्लास को ऑफ कर लेंगे। फिर आपकी फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी होगी और संडे को क्लास होगी। ठीक है, ओके मैम। देखिए फ्राइडे को क्योंकि जुम्मा का टाइमिंग्स होती है, उसकी वजह से बहुत डिस्टॉर्शन हो जाती है। सही है, चलिए ठीक है, अभी आज की क्लास को फिर करते हैं यहाँ पे एंड। कल फिर हम सेम टाइम पे क्लास लेंगे। ठीक है, चले जी, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।